सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन सेकंड पे चल रहे थे। लेसन को हमने एक भाग में देखा जिसमें कि हमने जाना कि सोवियत संघ कैसे अस्तित्व में आया और उसके पतन के क्या कारण थे। सोवियत संघ के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायित्व थे वो भाग 1 में हमने विस्तार से जाना। आज हम लेसन के भाग 2 में जानेंगे कि उसके जो पतन हुआ उसके क्या परिणाम हुए, भारत और रूस के कैसे संबंध हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक +2 पॉलिटिकल साइंस लेसन 2 भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सोवियत संघ का पतन हुआ था। आज हम एक बार पहले ये जान लेते हैं कि जो विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ भूतपूर्व सोवियत संघ, वो उस द्विध्रुवीकरण के क्या लाभ थे और क्या हानियाँ थी। देखिए, लाभ सबसे पहला, विचारधाराओं को प्रोत्साहन। 2 अलग अलग तरह की विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिल रहा था द्विध्रुवीकरण के कारण। जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा का देश है और जो सोवियत संघ है वो समाजवादी विचारधारा का। तो देखिए, द्विध्रुवीकरण के कारण विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिल रहा था। दूसरा, शक्ति में समानता, मतलब दोनों ही गुट बराबर की शक्तियां रख रहे थे। अगर एक देश किसी परमाणु शस्त्र का बना रहा था तो दूसरा देश भी उसके बराबर की टक्कर देने वाला ही किसी न किसी शस्त्र का निर्माण कर रहा था। शांति स्थापना में सहायक, क्योंकि दोनों ही देशों को पता है कि उनके पास भी परमाणु शस्त्र है और मेरे पास भी परमाणु शस्त्र। तो अगर उन शस्त्रों का कोई पहले इस्तेमाल करेगा तो दूसरा देश को भी नुकसान ही होगा। तो इसीलिए शांति स्थापित थी कि अगर हम युद्ध करेंगे तो दोनों देशों को ही बराबर का नुकसान होगा। तो ये तो द्विध्रुवीकरण के लाभ थे। अब उसकी हानियाँ देखिए क्या थी। शस्त्रीकरण को बढ़ावा, एक दूसरे की देखा देखी ये दोनों ही देश शस्त्रों की होड़ लगा रहे थे। अगर एक देश ने किसी एक नए शस्त्र का इन्वेंशन कर लिया तो दूसरा देश उससे भी ऊपर की क्वालिटी के शस्त्र का निर्माण करने में लग जाता था। शस्त्रों की होड़ के कारण ही भूतपूर्व सोवियत संघ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जैसा कि हमने भाग 1 में जाना, क्योंकि वो अपने देश के विकास के पैसे को शस्त्रों के निर्माण पर लगा रहा था। तो देखिए, द्विध्रुवीकरण के जहाँ कुछ लाभ थे वहाँ हानियाँ भी थी। हानि सबसे पहली क्या थी? शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा था। दूसरी हानि, युद्धों को बढ़ावा। तीसरी हानि, अशांत वातावरण। चाहे वास्तविक युद्ध नहीं हुआ लेकिन फिर भी दोनों गुट एक दूसरे के लिए चाल और प्रतिचालें चल रहे थे, जिसका कि नुकसान ही था दोनों देशों को। तो ये तो थे द्विध्रुवीकरण की कुछ लाभ और कुछ हानियाँ। चलिए आगे देखते हैं अब हम कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके क्या कारण थे। सबसे पहला कारण देखिए, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों की आंतरिक कमजोरियों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही। जो सोवियत प्रणाली थी वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही, क्योंकि जो राजनीतिक दल थे, जितना भी पैसा विकास में लगना चाहिए था, वो अमेरिका की देखा देखी उसी के तरह के युद्धों के शस्त्रों के निर्माण के ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे थे, जिससे ना तो देश का आर्थिक विकास हो रहा था और ना ही राजनीतिक। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो
पतन की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसके सारा ही धन परमाणु और सैन्य शस्त्रों पर खर्च हो रहा था। सोवियत संघ में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। निजीकरण के कारण वहाँ पर जो विकास था वो बिल्कुल ही रुक गया। समाज का एक तबका जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उससे खुश नहीं था। तो यूएसएसआर का पतन का सबसे बड़े कारण ही यही थे। अब हम देख लेते हैं कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके क्या परिणाम है। सबसे पहला, शीत युद्ध खत्म हो गया। अब समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा में कोई टकराव नहीं रहा। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया था। कई नए देशों के उद्भव के लिए सोवियत गुट का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, जो सोवियत संघ था वो अनेक राज्यों 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हुआ। अलग अलग चीज़ों की पहचान अलग अलग जो देश हैं उनसे हुई। अब हम जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी। देखिए, हम सभी जानते हैं शस्त्रों की होड़ के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ का बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ, तो उसने एक शॉक थेरेपी प्रणाली को अपनाया। तो ये जो शॉक थेरेपी मॉडल था वो विश्व बैंक और आईएमएफ से प्रभावित था। आइए जानें वो क्या था। देखिए, इसमें जो 90% उद्योग थे, भूतपूर्व सोवियत संघ में जितने भी उद्योग थे उसका 90% उद्योग उन्होंने निजी कंपनियों को बेच दिया। इसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। जो वहाँ की मुद्रा थी उसके दाम बिल्कुल ही गिर गए। जो वहाँ के उद्योग थे सरकार के अधीन, उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। तो ये शॉक थेरेपी के परिणाम हुए कि जो सरकार के नियंत्रण में जितने भी उद्योग थे उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिए। इसके अलावा जो उद्योग थे वो बहुत कम कीमत पर बेचे गए। अब जान लेते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इन्होंने जो शॉक थेरेपी विश्व बैंक के मॉडल्स और आईएमएफ से प्रेरित होकर अपनाई, तो उसका परिणाम क्या हुआ। जो रूसी मुद्रा थी रूबल, वो उसका बहुत ही अवमूल्यन हुआ। सरकार ने अपनी सारी बचत खो दी। जो सब्सिडी वो जनता को देती थी वो वापस ले ली गई। जो मध्यम वर्ग था वो गरीबी की तरफ धकेल दिया गया। जब 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ तो जो रूस उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो कि उसका उत्तराधिकारी देश बना, उसे भी अपने आप को पुनर्जीवित करने में 10 साल लग गए। और पुनर्जीवित वो कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज पदार्थ थे जिनका कि उसने निर्यात किया अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए। देखिए, जो इसका विभाजन हुआ उसके क्या परिणाम हुए। जब सोवियत संघ 15 देशों में बटा तो उसके काफ़ी देशों में गृह युद्ध, विद्रोह हुए। कई देशों में तो 10-10 सालों तक गृह युद्ध देखे गए और उसके बाद यह अनेक स्वतंत्र प्रांतों में विभाजित हो गया। अब हम जान लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक, भारत और रूस के क्या संबंध हैं। चलिए, अब हम जान लेते हैं भारत और रूस के संबंधों के बारे में। देखिए, जो भूतपूर्व सोवियत संघ था उसका जो उत्तराधिकारी देश बना वो था रूस, रशिया जिसे हम कहते हैं। उसके और भारत के शुरू से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।
भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि वो किसी भी गुटबाजी में ना पड़े। इसी वजह से भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। तो देखिए, सबसे पहला, भारत कम्युनिस्ट देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। भारत का सबसे मजबूत संबंध रूस के साथ है। भारत रूस के जो संबंध हैं वो विदेश नीति जो हमने निर्माण किया उसका एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दृष्टि को साझा करते हैं, मतलब वो नहीं चाहते किसी एक देश का कब्जा रहे। इस तरह की पद्धति दोनों देश अपनाते हैं। भारत को कश्मीर मुद्दे पर ऊर्जा आपूर्ति की मध्य एशिया तक पहुंच, चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने जैसे मुद्दों पर रूस से काफ़ी लाभ मिला है। रूस इस रिश्ते से लाभान्वित होने के लिए खड़ा है क्योंकि भारत और रूस दोनों के एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस लेसन में बस इतना ही था। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।